बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के सभी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड मांगा। यानी यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत के लिए उन सांसदों से बीजेपी हाथ पीछे खींचने वाली है जो सांसद तो बन गए लेकिन उनकी पकड़ अपने क्षेत्र में ना के बराबर है। और इसके लिए बीजेपी सांसदों का अब रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है और जानकारी है कि इंटरनल फीडबैक के आधार पर ही इस बार पुराने सांसदों को टिकट मिल सकेगा। अगर सांसदों का फीडबैक खराब हुआ तो 2024 में टिकट कटना तय है। और साथ ही उम्र दराज सांसदों यानी कि जो 75 साल के आसपास हैं उन पर भी पार्टी की नजर है। वहीं पार्टी लाइन से हटकर प्रतिक्रिया देने वाले सांसदों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं और जिन सांसदों का टिकट कटेगा उनकी जगह यूपी में मंत्रियों को मौका मिल सकता है। और चलिए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे अब बीजेपी में टिकट पर नजर आ रही है। इस बार बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की सभी 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी जहां बीते 1 जून से आगामी 30 जून तक उत्तर प्रदेश में महासंपर्क अभियान का आयोजन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में जिताऊ उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस दौरान बीजेपी अपने उम्मीदवारों के चयन के लिए त्रिस्तरीय सर्वे करवा रही है, जिसमें सांसदों के व्यवहार, कार्य और लोकप्रियता के आधार पर उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव का टिकट दिया जाएगा। देखिए 2024 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जीत हो, 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आए, इसके लिए संगठन और सरकार स्तर पर बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। आप देखे होंगे 1 महीने का महाजन संपर्क अभियान चल रहा है, जो अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा किया गया, जो गाँव गरीब की खुशहाली के लिए कार्य किया गया। सत्ता के शीर्ष पर बैठी बीजेपी इस बार हैट्रिक। न्यूज़ 18 के लिए राजेश सिंह की रिपोर्ट। कोर्ट में गैंगस्टर जीवा हत्याकांड के बाद सीएम योगी एक्शन में है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी खुद अस्पताल पहुंचे और उस वार्ड में पहुंचे जहां 1.5 साल की बच्ची लक्ष्मी भर्ती है और फिलहाल ऑक्सीजन पर है। उन्होंने उस बच्ची से बातचीत करने की कोशिश की, उसके माथे पर हाथ फेरा और उसे चॉकलेट दी। साथ ही गोलीबारी में घायल पुलिस कांस्टेबल का भी हाल जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्ची के माता पिता को आश्वासन दिया कि उसे सबसे बेहतर इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा। तो दूसरी तरफ संजीव जीवा मर्डर केस में अब तक का अपडेट क्या है वो भी आपको बता देते हैं। एसआईटी की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया, गैंगस्टर के मर्डर के साक्ष्य जुटाए गए। तो वहीं घटना के दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों से पूछताछ भी की जाएगी और साथ ही आरोपी के पास इतनी महंगी रिवॉल्वर कहां से आई, इसकी भी जांच पड़ताल की जाएगी। और सीएम योगी के निर्देश पर जांच के लिए स्पेशल टीम भी गठित की गई है। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। और चलिए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या एक्शन देखने को मिला है। कोर्ट में जज के सामने गैंगस्टर के मर्डर से मानो सवालों की झड़ी लग गई हो। सवाल कोर्ट परिसर में सुरक्षा को लेकर, पुलिस व्यवस्था को लेकर और बिना बुलेट प्रूफ जैकेट कोर्ट में पेश करने को लेकर। सवाल कई हैं, लेकिन जिम्मेदार के पास जवाब नहीं। अगर कुछ है तो चुप्पी। लेकिन सीएम योगी इस घटना के बाद एक्शन मोड में हैं और घटना के तुरंत बाद उन्होंने एसआईटी जांच के आदेश भी दे दिए। इधर सीएम का आदेश होता है, उधर 3 सदस्यों की एसआईटी टीम गठित कर दी जाती है। और न केवल एसआईटी गठित होती है, बल्कि सीएम की सख्ती के बाद देर रात ही ये टीम काम में भी जुट जाती है। हर अपराधी पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। कोर्ट में गोली चली है, उस प्रकरण की जांच हो रही है। जो भी अपराधी होंगे कड़ी कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, देखिए पुलिस की सुरक्षा में इस प्रकार की हत्या की घटना निश्चित तौर से सरकार के लिए भी चिंताजनक है, पुलिस के लिए भी चिंताजनक है और इसको बहुत गंभीरता से लेकर के उसकी एसआईटी गठित हुई है, उसकी भी जाँच हो रही है। और यहाँ इलाहाबाद की प्रयागराज की जो घटना है उस पर भी एसआईटी भी है, आयोग भी है, वह जाँच चल रही है। जांच का सच सामने आएगा, इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाया जा सके, इसके लिए पूरी ताकत सरकार लगाएगी, पुलिस पूरी सतर्कता बरतेगी।
कोर्ट के अंदर मर्डर ने सबको परेशान कर दिया। यहाँ तक मुख्यमंत्री से लेकर दोनों डिप्टी सीएम भी घटना से हैरान हो गए। और हैरानी इस बात से और बढ़ गई कि जिस वक्त जीवा पर गोलियां बरसाई जा रही थी, उसी दौरान एक बच्ची और सिपाही को भी गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और सीएम योगी खुद उनका हाल जानने मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर एसआईटी जांच में जुट गई है, तो दूसरी तरफ जीवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है। संजीव जीवा को 6 गोलियां लगी। गोलियां शरीर के आर पार हो गई। गोलियां उसकी पीठ की बाईं ओर लगी। जीवा के शरीर को भेदते हुए सिपाही को लगी। शरीर को भेदते हुए बच्ची को भी गोली लगी। लखनऊ कोर्ट में जीवा को गोली मारने वाले शख्स विजय ने बिल्कुल शार्प शूटर की तरह हमला किया। उसका निशाना इतना सटीक था कि उसके रिवॉल्वर से चली सभी 6 गोलियां संजीव जीवा के शरीर को भेदते हुए आर पार हो गई, जिसका पोस्टमार्टम में भी जिक्र है। जरा सोचिए, जिस लड़के के खिलाफ कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन का केस हो और एक लड़की को घर से भगाने का केस दर्ज हो, उसने एक कुख्यात गैंगस्टर को मौत की नींद सुला दिया। सीधे हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ था, कि किस तरीके से वारदात हुआ। आप वहां पर उस वक्त मौजूद थे। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और क्या हुआ सिलसिलेवार तरीके से बताइए। आपकी तबीयत अभी कैसी है? तबीयत ठीक है। लाल मोहम्मद नाम है मेरा। कहाँ कहाँ आपको गोली लगी? ये पैर में लगी है, एक जगह लगी है और दूसरे पैर में एक जगह लग गई। पूरा मामला जब संजीव पर हमला हुआ उस दौरान आप कहाँ थे? उस समय हम उनकी पेशी कराने के लिए कोर्ट लेके जा रहे थे। आप मतलब बाराबंकी से यहाँ पहुँचे थे? नहीं। हाँ, हमारी ड्यूटी लगी थी उनकी पेशी कराने के लिए, तो हम लोग पेशी कराने के लिए कोर्ट लेके जा रहे थे। और जैसे ही कोर्ट वाले गेट के पास पहुंचे, बस अचानक गोली चलने लगी। दरअसल पुलिस सुरक्षा में ही अतीक अशरफ जैसा कांड होने के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। आखिर कैसे पुलिस की नाक के नीचे इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया? कैसे जीवा पर कोर्ट के अंदर ताबड़तोड़ गोलियां चली? और कैसे पुलिस घेरे के बावजूद एक मासूम बच्ची को गोली लग गई? जो यहाँ मौजूद तमाम वर्दी वालों से, तमाम देशवासियों के सवाल हैं, लेकिन जवाब की उम्मीद शायद तनिक भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नए संसद भवन के उद्घाटन पर दुनिया ने भारत की ताकत देखी। वहीं नई संसद में अखंड भारत की तस्वीर से पाकिस्तान को मिर्ची लग गई, जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ओर से उठाए जा रहे सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय संसद में लगाई गई अखंड भारत की तस्वीर अशोक साम्राज्य की सीमा को दर्शाती है। पाकिस्तान इस बात को नहीं समझ सकता क्योंकि उसके पास समझने की शक्ति है ही नहीं। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे अखंड भारत से पाकिस्तान हैरान परेशान है। 28 मई को भारत की नई संसद की भव्यता दुनिया ने देखी। संसद के अंदर और बाहर की कला और तकनीकी का लोहा दुनिया ने माना। वहीं पाकिस्तान को इस नई संसद से मिर्ची लग गई। भूखा नंगा पाकिस्तान भारत की गौरवशाली इमारत को देखकर जल भुन गया है। तभी तो पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि भारतीय संसद की नई बिल्डिंग में दर्शाए गए कथित अखंड भारत में पाकिस्तान को भी दिखाया गया है। ये बदनीयती है जो इंडिया की विस्तारवादी मानसिकता को उजागर करती है। अब पाकिस्तान को कौन समझाए कि भारत अपनी परंपरा और संस्कृति को लेकर हमेशा सजग रहता है। भारत की नई संसद भी उसी परंपरा को लेकर बनाई गई है। पाकिस्तान की आपत्ति पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा प्रहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान की नासमझी का कोई जवाब नहीं है। अब पाकिस्तान का तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वहाँ न समझने की आशा है न हमारे यहाँ, अब मैं क्या कहूँ आपको, पर जो पीओके का विषय वो अलग विषय, क्योंकि पीओके में जो है हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है और हम ये खाली सरकार का स्टैंड नहीं है, पूरे देश का स्टैंड है, पार्लियामेंट का स्टैंड है। तो उसमें माने पार्लियामेंट का स्टैंड है तो उसमें कोई चेंज करने की
माने पॉसिबिलिटी है ही नहीं। एस जयशंकर ने कहा कि नई संसद में अखंड भारत की तस्वीर में अशोक के साम्राज्य को दर्शाया गया है, लेकिन पीओके को लेकर उन्होंने कहा कि भारत का स्टैंड साफ है। तो मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक विषय बनना ही चाहिए, और जो हमारे मित्र देश जो हैं वो समझेंगे। अगर कहीं कुछ उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मुझे लगता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और जो मुझे जो बताया गया है वो समझ चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान को भारत की नई संसद में रखी तस्वीर में आपत्ति क्या है। दरअसल भारतीय संसद में लगाई गई अखंड भारत की तस्वीर अशोक साम्राज्य की सीमा को दर्शाती है। इस तस्वीर में प्राचीन नगरों के नाम भी अंकित हैं। इस नक्शे में पुरुषपुर, सौवीर और उत्तराप्रस्थ को भी दिखाया गया है। जो वर्तमान में पाकिस्तान का पेशावर पहले पुरुषपुर, सिंध प्रांत पहले उत्तराप्रस्थ और बलूचिस्तान पहले सौवीर प्रांत था। अब पाकिस्तान को नई संसद में रखी तस्वीर में अशोक साम्राज्य के सल्तनत पर मिर्ची लग गई है, जिस पर जवाब भी भरपूर मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इन दिनों लव जिहाद का वायरस पूरे देश में फैल रहा है। चाहे यूपी हो या फिर उत्तराखंड, हर जगह खास धर्म के लोग हिंदू बेटियों को प्रेम जाल में फंसा रहे हैं, जिहादी मंसूबे को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही कुछ देहरादून में भी देखने को मिला है, जहां पर मुजफ्फरनगर के रहने वाले युवक ने पहचान छिपाकर 2 नाबालिग लड़कियों से दोस्ती की और उन्हें भगाने की फिराक में था, लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि कैसे पहाड़ से मैदान तक जिहाद का ये खेल चल रहा है। देश में लव जिहाद के एक के बाद एक नए मामले सामने आ रहे हैं। देखने में ऐसा लग रहा है मानो इस तरह एक सीरीज शुरू हो गई। यूपी के बाद अब उत्तराखंड से भी एक इसी तरह का मामला सामने आया है। पुलिस ने देहरादून के त्योणी से एक मुस्लिम युवक को हिरासत में लिया। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आरोपी युवक ने पहचान छिपाकर 2 नाबालिग लड़कियों को अपनी जाल में फंसाया। फिर दोनों लड़कियों को बहला फुसलाकर देहरादून से भागने की फिराक में था। फिर दोनों लड़कियों को बहला फुसलाकर देहरादून से भगाने की फिराक में था, लेकिन हिंदूवादी संगठन और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक और दोनों लड़कियों को पकड़ लिया। युवक गाड़ी किराए पर लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान मौके पर पहुंचे रुद्र सेना के कार्यकर्ताओं ने उसे घेर लिया। सख्ती दिखाने पर पता चला कि आरोपी का नाम नवाब है और उसने लड़कियों को अपना नाम गुड्डू बताया। उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। उत्तरकाशी के पुरोला, चंबोली के गौचर और देहरादून के चक्राता का मामला अभी थमा भी न था कि एक और मामला त्यूणी आराकोट का सामने आया है, जहां स्थानीय लोगों ने देर रात एक विशेष समुदाय के युवक को 2 नाबालिग युवतियों के साथ त्यूणी में पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी मुजफ्फरनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। बाद में आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस पे जो भी अभी क्लैरिटी नहीं है क्या क्या नहीं है, क्योंकि कल रात के मामला बताया जा रहा है, तो इसमें हमने आईजी रेंज को डायरेक्शंस दे दिया है कि विल लुक इनटू पर्सनली। जो इस पे क्राइम बढ़ता है, कोई कानून का उल्लंघन होता है, एफआईआर होगी ना तो चार्ज होगा। लड़कियों के घर वालों ने हिंदूवादी संगठनों का आभार जताया। दोनों लड़कियां उत्तरकाशी जिले की बताई जा रही हैं। फ्री फायर खेलते खेलते वो बच्चों को फंसाया गया था, उसमें फंसाया था। तब कल तो वो मुस्लिम था, इनको हिंदू बोल के फंसाया गया था। फिर वो आमों ने मुठभेड़ नहीं हो रखे थे बच्चे, और वो मुस्लिम, और उसने फोन में कांटेक्ट करके वो कल मुठभेड़ होने वाला था। मोल्डी बुलाया इसको, बच्चे को। हम रहते हैं हाँ सर, हमारे को तो सर 10 बजे रात को पता चला कि हम तो सोच रहे थे लड़की आ रहे हैं। इस लड़के ने फोन करके इनको कांटेक्ट करके उसने बुलाया जी, लेकिन 20 किलोमीटर दूर से उतना चढ़ाई में से उतराई में उतरते जी ये रात को लगभग 11 बज गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला उत्तरकाशी पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं पूरे मामले पर पुलिस जहां कार्रवाई कर रही है, साथ ही हिंदू संगठनों के से जुड़े लोग भी इन बढ़ते मामलों को लेकर अब चिंता जता रहे हैं। कैमरा सहयोगी राकेश रावत के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून।
1.5 महीने पहले शुरू हुई चारधाम यात्रा में गुरुवार तक कई लोगों की मौत अलग अलग वजहों से हो चुकी है, तो कई यात्रियों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल सहायता भी अभी तक उपलब्ध करवाई जा चुकी है। हालांकि यात्रा रूटों पर तमाम तैयारियों के दावे करने वाला स्वास्थ्य विभाग मौत के आंकड़ों से सीधे पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें, चारधाम यात्रा शुरू हुए 46 दिन हुए हैं और इस दौरान यात्रा के दौरान 126 यात्रियों की मौत हो चुकी है। केदारनाथ यात्रा के दौरान 58 यात्रियों की मौत हुई है। वहीं मृत्यु होने वालों में यूपी के भी यात्री शामिल हैं। हालांकि मौतों की वजह खराब मौसम और बीमारी बताई जा रही है। तो वहीं 2.1 लाख यात्रियों को मेडिकल सहायता अब तक उपलब्ध कराई गई है। आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कि चारधाम की डगर इतनी कठिन क्यों है। चारधाम यात्रा में 8 जून तक कुल 126 श्रद्धालुओं की मौत कई कारणों से हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि कोई भी मौत अस्पताल में नहीं हुई और चारधाम यात्रा रूट पर इस बार स्वास्थ्य विभाग की सबसे ज्यादा पुख्ता तैयारी रही। ये जो डेथ हुई है, ये संस्थागत डेथ कहीं नहीं हुई है। हमारे हॉस्पिटल में कोई आए और वहाँ पे डेथ हुई ऐसी कोई नहीं है। किसी का हार्ट अटैक हो जाए तो अलग विषय हो सकता है, लेकिन ये पहली बार है कि हमने 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को जो है एयरलिफ्ट कराया और उनकी जानें बचाए हैं। ये भी एक मैं तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ। अब तक हुई मौतों में सबसे ज्यादा मौत केदारनाथ यात्रा रूट पर हुई, जहां 61 लोगों की मौत हुई। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री रूट पर 38 की और बद्रीनाथ रूट पर 27 लोगों की मौत हुई है। अधिकतर मौत की वजह ठंड लगना, सांस की बीमारी या दिल का दौरा पड़ना रही। अब सवाल ये है कि क्या यात्रा रूट पर सही तरीके से स्क्रीनिंग नहीं की गई या फिर स्थानीय प्रशासन की चूक रही, जो हार्ट पेशेंट को भी आगे की यात्रा करने से रोक नहीं सका। अधिकांश लोगों की स्वास्थ्य कारणों से मौत हो रही है, ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हो रही है और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि सरकार जिम्मेदार नहीं है, इसलिए क्योंकि वो संस्थागत मौत नहीं है, वो हॉस्पिटल में मौत नहीं हो रही है। अगर रास्ते में कहीं मौत हो जा रही है, यात्रा के दौरान कहीं मौत हो जा रही है, तो सरकार उसकी जिम्मेदार नहीं है। 23 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक चारधाम में दर्शन कर चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि 2 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई, यानी साफ है कि कहीं न कहीं स्क्रीनिंग में ही लूप होल है, जो सिर्फ 10% ही हो पा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और चलिए इसके साथ ही लाख टकी की बात में इतना है। और जाने से पहले आपको बता दें, हमारे खास शो 3 के तीर में देखिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू शुक्रवार शाम 4:56 पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी है? हमारे उनके संबंध तो बस ये आप समझिए, दूध और जैसे चीनी होती है ना, तो दूध में चीनी डाल दो तो दूध की मिठास बढ़ जाती है। तो हमारे तो योगी जी के ऐसे ही संबंध है। जब ये चर्चा हो रही थी कि शिवपाल यादव बीजेपी में आ सकते हैं, तो बात कहाँ बनी नहीं? श्री शिवपाल यादव जी को भाजपा में लेने की न कभी बात हुई थी, न लेने की कभी बात होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। वो जो कुछ बोलते हैं, श्री अखिलेश यादव जी जो लिख करके देते हैं कि हिंदू को गाली दो, रामचरितमानस का विरोध करो। तो यूपी की सियासत में असली मौर्य कौन है, स्वामी प्रसाद मौर्य या केशव मौर्य? मौर्य वंश के हम लोग हैं, राम के वंशज हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं। क्या बुलडोजर नेम और सरनेम देखकर चलता है? विपक्ष को मुस्लिम तुष्टीकरण का एक रोग है। अखिलेश कह रहे हैं कि ओबीसी वोटर बीजेपी से दूर हो रहा है, इस बात में कितना दम है? पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की हत्या हो जाना बड़ी चूक नहीं है? नहीं, निश्चित तौर से इसको मैं मानता हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की तरह आपने भी अपने पिता के साथ एक चाय की दुकान पर काम किया था, क्या ये सच है? मेरे पिताजी पहले खेती करते थे, तो मैं खेती में पिताजी के साथ काम करता था। खेती करने की सामर्थ्य जो होनी चाहिए वो नहीं थी, तो चाय की दुकान खोले। छोटे से छोटे जो कार्य होते हैं वो करना, ये मेरे लिए गर्व की बात है।